चलिए, जिन्हें पहली बार न्योता आया है उन्हें तो जो कुछ काम मिलेगा वो करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। मंत्री पद जो मिल रहा है, लेकिन जो पहले से मंत्री रहे हैं उनके मंत्रालय क्या होंगे, जिसमें नितिन गडकरी भी हैं। अगर मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं तो वो भी साथ में हैट्रिक लगा रहे हैं, और उनके साथ तो बहुत सारी अटकलों की चर्चाएं भी चलती रहती हैं। तो इस बार क्या लगता है, विभाग उनका वही रहेगा? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। बहुत ही परेशान रहते हैं गडकरी जी अटकलों को लेकर। हमको इस चुनाव के दौरान मिले थे, बीड में मिले थे, तो किसी ने पूछ लिया, 10-20 पत्रकार थे कि अगर कम नंबर आते हैं तो आप भी क्या प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा भाई साहब क्षमा कीजिए, मुझे इस तरह की चीज़ों से पहले ही बहुत कष्ट पा चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि उस जैसे बाकी चेहरों में कंटिन्यूटी दिख रही है, नितिन गडकरी के पोर्टफोलियो में भी शायद कंटिन्यूटी रहेगी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, रोड बिल्डिंग, ये सब अब उनकी एक किस्म की एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है उसमें। पीयूष गोयल के लिए आप कुछ फेरबदल देखते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर रह चुके हैं, तो कुछ अपलिफ्टमेंट यहाँ पता नहीं, लेकिन उनको कुछ फाइनेंस रिलेटेड ही मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। देखिए, मैं पीयूष गोयल और नितिन गडकरी को बिल्कुल अलग ढंग से देखता हूँ। नितिन गडकरी एक लोकप्रिय जन नेता है, पीयूष गोयल एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑपरेशनल मैन है, मोर ऑफ अ मैनेजर, मोर ऑफ अ बैकरूम पर्सन देन अ पॉपुलर फेस ऑफ द पार्टी। सो वो अलग अलग कैटेगरी चुनाव लड़ा है, नहीं तो हमेशा राज्यसभा से ही आते रहे जी। तो अब देखिए कितनी जनता में उनकी, ही इज वेरी वेल नोन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस बात इतनी है कि गडकरी और उनमें फर्क है, जैसे कि मास लीडर्स और एक बैकरूम ऑपरेटर्स में जो फर्क होता है वो गोयल साहब और गडकरी जी में है। और गोयल साहब को देखिए अब कैसे, मोस्टली तो सब यही मानते हैं कॉमर्स, फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंस रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से शायद उनको कोई मिले, बट मोदी जी कुछ भी सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है, अब बात देखिए महाराष्ट्र की बात, आइए मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती हैं। राज्य में मोदी का मैजिक हर सीट पर नजर आया। यही वजह है कि एमपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। मध्य प्रदेश से इस बार मोदी मंत्रिमंडल से जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज के साथ ही पिछली सरकार में मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर मंत्री बनाया जा रहा है। ये दोनों ही कद्दावर नेता ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं मोदी 3.0 में दलित समुदाय से आने वाले सांसद वीरेंद्र खटीक और आदिवासी समाज से आने वाली सावित्री ठाकुर को मोदी की नई टीम में शामिल किया जा रहा है। वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ से सांसद चुने गए हैं, तो सावित्री ठाकुर धार से दूसरी बार एमपी बन रही हैं। 2014 में भी सावित्री ठाकुर वहां से एमपी थी। 2019 में टिकट बदला गया, दूसरे शख्स को दिया गया, लेकिन 2024 में फिर सावित्री ठाकुर को ही रिपीट किया गया। और यहाँ पे स्क्रीन पे शिवराज सिंह चौहान का नाम आ रहा है। मुख्यमंत्री रहे हैं, रिकॉर्ड 18 साल तक का उनका शासन का अनुभव रहा है, लेकिन दिल्ली जो है वो मोदी जी के साथ पहली बार आ रहे हैं। कयास अगर नितिन गडकरी के नाम को लेकर लगते हैं तो फिर शिवराज के नाम को भी लेकर खूब बातें होती हैं। और इस बार तो 8,20,000 वोटों के जीत के साथ आ रहे हैं। 8,20,000 या 6,20,000। तो अब यहाँ दिल्ली की पिच पर कौन कैसी बैटिंग करने वाला है? शिवराज बीजेपी के फ्रंट रैंकिंग लीडर्स में से एक है। उनका बहुत ही जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक प्रकार से तो उनके साथ इनजस्टिस हुई थी जिसको आज सही किया जा रहा है सेंटर कैबिनेट में लेके, क्योंकि जो जना 160 सीट डिलीवर कर रहा है, रिकॉर्ड एवर। बस एक मिनट आपको बीच में रोक रही हूं मैं संजीव जी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा शिवराज सिंह चौहान पर करेंगे, क्या मंत्रालय उनको मिल सकता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। विरोधियों की तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि वो सियासत के चैंपियन हैं। शेर की चाल चल रहा, बनके तू आग जल रहा, सांस में आधी आधी है, खून तेरा उबल रहा। ये समानों में शोर है, तेरे हाथों में जोर है, इम्तिहानों की नोक पे हौसलों से संभल रहा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो आपने देखी, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने वाले हैं, लेकिन कई मंत्री ऐसे भी हैं जो हैट्रिक लगाने वाले हैं, यानी कि उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और इनमें सबसे बड़ा नाम है राजनाथ सिंह का, जो कि सीसीएस में भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह पीएम आवास में आज थे, आगे की पंक्ति में बैठे हुए थे। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बन रहे हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। वहीं मोदी 2.0 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ राजनाथ सिंह की दोस्ती भी काफी पुरानी है। बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनाथ सिंह को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। हैट्रिक मोदी के साथ अगर कोई बड़े नेता लगा रहे हैं तो उसमें एक नाम राजनाथ सिंह का भी है। अब राजनाथ सिंह को लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, चेहरा भी बड़ा है, कद भी बड़ा है, पोर्टफोलियो कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। देखिए, राजनाथ सिंह जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन है। कितनी जल्दी वो सहज हुए अपनी एक नई भूमिका में 2014 के बाद से। उससे पहले पार्टी अध्यक्ष, यूपी के मुख्यमंत्री, बड़े नेता थे, लेकिन वो उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ के साथ सहज हुए कि भाई ये 2014 की मैंडेट मोदी जी के नाम आई है और मुझे एक अपनी जगह, मतलब आराम से वो पीछे की पंक्ति में आ गए दिमागी तौर पे। और तब से लगातार उनको सम्मान भी मिलता रहा, वो भी अपनी भूमिका में सहज रहे कि भाई रियल पावर में एंजॉय नहीं कर रहा, रियल पावर कहीं और है, मेरी सीनियरिटी वगैरह सब अपनी जगह है। तो उनको उस बात का, उस एक्सेप्टेंस जो उनकी थी अपने इस नए दायरे में, उसका पूरा रिस्पेक्ट भी मोदी शाह की टीम ने दिया उनको हमेशा। अब इस बार क्योंकि सारी डायनेमिक्स बदली हुई है, वो दिलचस्प बात होगी कि अब क्या थोड़ी सी अपना एनवेलप को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे क्या राजनाथ जी? थोड़ा सा अपना दायरा वापस बढ़ाएंगे क्या कि भाई मैं जेन्युइनली इतना सीनियर हूँ, मुझे और स्वतंत्रता के साथ काम करने की और एक सीनियर लीडर की तरह से। क्या किसी के विभाग में फेरबदल भी देख रहे हैं? नंबर 2 वाला विभाग किसी के खाते में जा सकता है? फिनांस देखने नहीं देखने जितना समझ क्या जानकारी किसी को है ही नहीं इस सरकार के संदर्भ में, है ना? तो क्यों माइंड लगाओ जो चीज का उत्तर आप ढूंढ ही नहीं सकते। तो जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी उस पर टिप्पणी कर सकते। और देखिए, पीएम ने कहा भी था विनाश, जब संसदीय दल के नेता वो चुने गए थे, कि ब्रेकिंग न्यूज पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। मंत्रियों को ये ताकीद दी गई थी जो मंत्री बनने वाले हैं कि ब्रेकिंग न्यूज पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। लेकिन देखिए, जब तक मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेंगे, पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं हो जाएंगे, संभावनाओं पर चर्चा की जाती रहेगी। और ऐसे ही संभावनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और गृह मंत्रालय दोनों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मोदी 1 और मोदी 2 में मंत्री रह चुके हैं। अब तीसरा टर्म उनका आने जा रहा है, तो अब क्या होगा उनका पोर्टफोलियो, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। नितिन गडकरी मोदी सरकार के हेवीवेट मिनिस्टर्स में से एक हैं। मोदी 1.0 और 2.0 में परिवहन मंत्री रहे। गडकरी नागपुर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। आरएसएस के बेहद करीबी हैं। 2009 से 2013 तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं और उनके कामकाज की जो तारीफ होती है कई बार उनके लिए भारी भी पड़ जाती है। और कभी वो ताली बजा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इतनी बारीकी से उनको अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गडकरी जी ने अपनी छवि बनाई अक्रॉस ऑल द पार्टी, आप भले ही बीजेपी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन गडकरी के काम से जरूर आप इत्तेफाक रखते थे। भाई देखिए, गडकरी जी की खूबी क्या है? गडकरी जी की खूबी ये है कि जब अगर नंबर और नीचे जाते, अगर कुछ और संभावना बनती, तो शायद विपक्ष भी गडकरी को एक्सेप्ट करने को ज़्यादा रेडी होते, क्योंकि वो एक कंसेंसस पॉलिटिशियन की तरह देखे जाते हैं, अनलाइक मिस्टर मोदी। और वही उनकी स्ट्रेंथ है, वही उनकी कमज़ोरी है। और मतलब गडकरी जी को इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि राजनाथ सिंह जी अपनी नई भूमिका में सहज होके उन्होंने काफ़ी हद तक चुप्पी धारण करके रखी। गडकरी जी बोलते रहे लगातार और ये कहते रहे बाद में कि भाई मेरे सिलेक्टिवली मेरे स्पीच को आपने निकाल के चला गया, मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। लेकिन वो बोले तभी तो, चाहे वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट को मीडिया ने अवॉइड करके कुछ निकाल ली चटपटी बात अपने हित में और जिससे कि लोगों ने मतलब निकाले। लेकिन गडकरी जी अदर देन प्रधानमंत्री और अमित शाह, अगर किसी व्यक्ति ने कंसिस्टेंटली थोड़ा ज्यादा बोलते हुए नजर आ सकते हैं, कंसिस्टेंटली किसी ने अपनी स्पाइन दिखाई है पिछले 10 साल में विद इन बीजेपी, तो सिर्फ नितिन गडकरी थे।
तो अच्छा, क्या- उनके नहीं, मुझे मंत्रालय नहीं को लेकर लगता। अगर बात करें तो सहयोगी दल जो अब एनडीए में आ रहे हैं, जिनकी भूमिका बड़ी हो रही है, परिवहन विभाग की डिमांड उनमें से की गई है कि परिवहन विभाग हमें दिया जाए। जेडीयू या टीडीपी की तरफ से, शायद किसी की तरफ से की गई है। देखिए, टीडीपी ने तो बहुत क्लियरली ये विश लिस्ट अगर हम कहें, क्योंकि डिमांड तो अब कहना कोई मतलब नहीं है, बराबर वो कह रहा है कि हम किसी भी तरह की डिमांड नहीं रखेंगे। उनकी विश लिस्ट ये है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कोई भी पोर्टफोलियो मिल जाए, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिल जाए, पोर्ट मिल जाए, अर्बन डेवलपमेंट मिल जाए। गोल एक ही है कि इस पोर्टफोलियो की मदद से वो अपने स्टेट का विकास कर सकते हैं। इसीलिए लगातार इस बात की चर्चा आज भी मैंने उनके जो एक सीनियर एमपी हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, कृष्ण प्रसाद पहली बार चुने हैं, सीनियर लीडर थे, उन्होंने भी कहा कि हम वैसा पोर्टफोलियो चाहते हैं जिससे हमारे स्टेट को डायरेक्ट बेनिफिट हो जाए। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पोर्टफोलियो अगर हमें मिलता है तो हम उसको खुशी खुशी लेंगे। ये विश लिस्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें कम भी मिले हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक एक्सपेंशन होगा, उसको हमको और अकोमोडेशन मिलेगी। लेकिन बहुत क्लियरली टीडीपी का ये कहना है कि वो पोर्टफोलियो जिससे स्टेट का डेवलपमेंट जो है वो हो जाए, उसमें जाहिर तौर पर सरफेस ट्रांसपोर्ट भी। अब ये जो विश लिस्ट है, एक बात कोई इन्हीं प्रभाव से और पड़ेगा? पूछ लेंगे थोड़ी सी, हाँ, इफ पूछिए, यू डोंट पूछिए। माइंड, कि जो टीडीपी के कोटा से जो मंत्री बनेंगे वो कितना इंडिपेंडेंस रखेंगे और कितना खाली नायडू को रिपोर्ट करना चाहेंगे? ये देखिए, नायडू को ही रिपोर्ट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी उम्र सिर्फ 34 साल है। 24 साल में वो पहले बार एमपी बने थे, लगातार 3 बार एमपी चुने गए। एरन नायडू के बेटे हैं। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और एरन नायडू के बीच में कैसे रिश्ते थे। बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाले दो नेता जिन्होंने टीडीपी को बहुत आगे बढ़ाया। अब वो कैबिनेट मंत्री हैं। एमओएस हैं, वो फर्स्ट टाइम एमपी हैं। और डॉक्टर पी चंद्रशेखर जो गुंटूर के एमपी हैं, शानदार इलेक्शन उन्होंने इस बार लड़ा, 3,25,000 वोटों से वो जीत कर आए। तो ऐसे में दोनों नेता ऐसे हैं कि वो चंद्रबाबू नायडू से पूछे बगैर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करेंगे। वो चंद्रबाबू नायडू का वर्किंग स्टाइल भी। तो समीर जी हमारे साथ आ गए। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं। समीर जी, जो तीसरी बार मोदी ने अगर हैट्रिक लगाई है तो वो भी तीसरी बार हैट्रिक लगाकर इस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और परिवहन मंत्रालय उन्होंने किस खूबसूरती के साथ या कितनी बेहतरी के साथ संभाला, ये सब लोगों के बीच में भी बात होती है। लग रहा है आपको इस बार कोई फेरबदल हो सकता है, पोर्टफोलियो कहीं से कुछ और हो सकता है, कोई संभावना? देखिए, जब 2014 में नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में शामिल हुए थे, उस समय उनके पास जहाजरानी मंत्रालय भी था। बाद में जहाजरानी बंदरगाह उनसे ले लिया गया, सड़क और परिवहन उनके पास कंटिन्यू रहा। जिस तरीके से परफॉर्म किया है नितिन गडकरी ने 10 साल के अंदर, मुझे लग रहा है कि जो बार बार ये कहा भी जाता है और आम जनता में इस बात की चर्चा रही कि नितिन गडकरी को अगर देखा जाए तो परफॉर्मर के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर मोदी कैबिनेट के रहे। और हाईवेज आप देखिए, सड़क देखिए, जिस तरीके से उन्होंने निर्माण किया, और टाइम बॉन्ड के अंदर जिस हिसाब से काम करवाते हैं अधिकारियों से, अंदर की जो समय सीमा तय करते हैं कितने समय के अंदर ये ब्रिज बनना है, ये सड़क का निर्माण होना है, इतने हाईवेज बनना है, पर डे 40 किलोमीटर की सड़कें बनना है, तो वो टारगेट लेकर चलते हैं और अचीव करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ हुई है, उसी तरह से नितिन गडकरी के परफॉर्मेंस की हमेशा तारीफ होती रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो परिवहन मंत्रालय उन्हीं के पास कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय इसके साथ और एडिशन मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें एडिशन तारीफ तो पीएम ने किया, लेकिन विपक्षी दलों ने भी तो मौका दे दिया था कि आइए हमारे यहाँ से आकर लड़ लीजिए नितिन गडकरी के बयानों को लेकर। देखिए, नितिन गडकरी बोलने में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, फ्रैंक है, दिल के साफ इंसान है, जो मन में आता है बोल देते हैं। वो पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर है। नागपुर से भी अच्छे संबंध हैं उनके, और मतलब काम भी अच्छा बोल रहा है। नागपुर से भी अच्छी संबंध है, वहां से भी बैकिंग है। तो ऐसा तो नहीं है कि बस साफ दिल से ही बोल जाते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। नेता कहाँ ऐसे बोलते हैं। बड़ी एक नितिन गडकरी के मन में हमेशा ये फांस रहती है कि एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी या साजिश के तहत वो हटाए गए थे पार्टी अध्यक्ष के पद से। नहीं, उनके सबसे बड़ा दुख एक बात का जरूर रहा है उन्हें कि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जब 2014 विधानसभा चुनाव में जब देवेंद्र फडणवीस का सिलेक्शन किया गया था, गडकरी को लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सबसे सीनियर लीडर महाराष्ट्र से वो आते हैं, तो एटलीस्ट उनके नाम की चर्चा होगी, उनसे पूछा जाएगा। उनसे पूछा भी नहीं गया, सीधा देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल किया। ये थोड़ा उन्हें जरूर दुख रहा। बाकी वो मस्त आदमी है, मंत्री बने न बने वो अपने हिसाब से बदली हुई ये जो एनडीए की सरकार है, इसमें किसको कितना पूछा जाएगा। लेकिन इस बीच पीयूष गोयल के नाम को लेकर लगातार जो है वो कहा जा रहा है कि भाई क्या कुछ एलिवेट वो हो सकते हैं, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके खाते में जा सकती है। सवाल बहुत सारे हैं, इन तमाम अटकलों पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें, पीयूष गोयल पिछली सरकार में राज्यसभा से आए थे, लेकिन अब की बार पहली बार वो चुनावी मैदान में, लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। संगठन पे काम करते रहे हैं, पार्टी के फाइनेंसेस पे काम करते रहे, लेकिन पहली बार मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़े और शानदार चुनाव जीता। और उसके बाद अब पीयूष गोयल जो हैं, कहा जा रहा है कि मंत्री पद की रेस में प्राची काफी आगे चल रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए दोनों ही सरकारें, चाहे मोदी 1 की बात करिए चाहे मोदी 2 की बात करिए, उन्होंने मंत्री पद का जो भार है वो संभाला था। और इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें कोई अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पीयूष गोयल, काफी भरोसेमंद उन्हें नरेंद्र मोदी का कहा जाता है। और अब ऐसे में क्या पोर्टफोलियो पीयूष गोयल को सूट करता है समीर जी, इस पर तो कम से कम चर्चा कर ही सकते हैं। क्योंकि उनके पोर्टफोलियो पे नजर जो है वो सहयोगी पार्टियों ने रख दी है। वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए ये मंत्रालय। देखिए, मुझे लगता है कि पीयूष गोयल का हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 2014 में जब वो बनाए गए थे मंत्री, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बाद में कैबिनेट बने। वो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, जब अरुण जेटली बीमार चल रहे थे तो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है। कॉर्पोरेट अफेयर्स का उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। रेलवे में बेहतर प्रदर्शन उन्होंने रेलवे मंत्रालय के अंदर किया है। मुझे लग रहा है कि पीयूष गोयल को एक बड़ा मंत्रालय मिलेगा। अब क्या मिल सकता है, अब हो सकता है कि कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया जाएगा। अब निर्मला सीतारमण मंत्री बनना तय हो गया, तो क्या निर्मला से फाइनेंस लेकर उनको दिया जाएगा, तो निर्मला जी को क्या दिया जाएगा, इस बात की चर्चा चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पीयूष गोयल बड़े मंत्री बनेंगे इस बार। उनके पास बड़ा मंत्रालय इस बार आने वाला है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा प्रोमिनेंट मंत्रालय और कभी आउटगेस नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे असेसमेंट में पीयूष गोयल को फाइनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण में एक बड़ा फर्क है। निर्मला सीतारमण रिलेटिवली अनोनिमस शख्सियत है, बैकरूम है। पीयूष गोयल बॉम्बे से आते हैं, उनका डायरेक्ट एक्सेस और कनेक्शन है बड़े उद्योग से, पहले ट्रेजरर रहे हुए हैं पार्टी के, उनके पिताजी का भी यही बैकग्राउंड था। तो पीयूष गोयल को डायरेक्ट प्ले का मौका फाइनेंस दे के ये सरकार और नेतृत्व जिस तरह का है वो शायद नहीं दे। मंत्री कोई भी बने वो डायरेक्टली तो करेंगे नहीं। मतलब पीएम का कितना कंट्रोल रहता है, मतलब निर्मला सीतारमण रही, अरुण जेटली जैसे मंत्री अलग थे, बाकी जितने भी मंत्री हो बेसिकली पीएमओ से कंट्रोल। लेकिन देखिए, मुंबई से आना सीधा आर्थिक राजधानी में और मतलब ऐसा लगता है, ऐसा मेरी समझ कहती है। बहरहाल तो 9 जून का वक्त है और जिस तरह से अब सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से लगभग 2 घंटे का वक्त जो है वो बचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं पद और गोपनीयता की, और वो तमाम जिस तरह से वहां पर पूरा एरिया है, खास मेहमानों को वहां पर बुलाया गया है, पूरा एरिया जो है वो तैयार हो चुका है। तैयारियों की तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, एक बार आपको दोबारा दिखाएंगे। सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हैं, तमाम लोग जो गेस्ट जो हैं वो वहाँ बैठना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर खुद को वो एक श्रमजीवी बताते हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों को भी बुलाया है जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, कर्तव्य पथ बनाने में अपना सहयोग दिया था। बिल्कुल, और देखिए ये पीएम के आप हर कार्यक्रम की कुछ ऐसी खासियत देखेंगे तो तीसरी बार उन्हें देश की बागडोर संभालनी है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये मौका तो ऐतिहासिक है, आज का दिन भी उनके लिहाज से ऐतिहासिक है। लेकिन पीएम के कार्यक्रम में खासकर उन लोगों को इन्वाइट किया जाता है जो श्रमिक वर्ग से आते हैं या उस जगह से उनका जुड़ाव होता है। ये आप कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें देख रहे हैं, कुर्सियां लगना शुरू हो चुकी हैं एक एक करके। जो मेहमान हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बाकायदा आप हलचल देख सकते हैं, जो इनवाइटीज है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। श्रमिकों की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखेंगे, जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा किया है वो श्रमिक आज खास मेहमान बन रहे हैं मोदी के शपथ ग्रहण में, या आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन में, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि ये कार्यक्रम तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ ही साथ मोदी मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, चेहरे कौन से होंगे, उनका पोर्टफोलियो क्या होगा, इस पर सभी अटकलें लगा रहे हैं। और 5वीं बार राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और मोदी ऐसे तीसरे पीएम हैं जिन्होंने दरबार हॉल की बजाय फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण किया। 1990 में चंद्रशेखर ने फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण की थी, 1998 में वाजपेयी जी ने, और मोदी जी इससे पहले 2 बार कर चुके हैं। आमतौर पर वहां पर 500 लोगों की कैपेसिटी होती थी, लेकिन मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह को हमेशा ग्रैंडियर बनाया है। इस बार एक कमी रहेगी मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में। जब 2001 से लेकर 7वां शपथ ग्रहण समारोह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और हर शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो अपनी माँ से जरूर एक बार फोन पे बात करते थे। ये पहला शपथ ग्रहण है कि जब वो अपनी माँ को फोन नहीं कर पाएंगे, और जब भी गुजरात जाते थे तो अपनी मदर से मिलने जरूर जाते थे। ये पहला है कि जब वो अपनी माँ को फोन नहीं कर पाएंगे इस संदर्भ। बिल्कुल, माँ की कमी जरूर निश्चित तौर पर खेलेगी, लेकिन आशीर्वाद माँ का हमेशा साथ रहेगा। और वो तो खुद कहते हैं कि भारत में तमाम माँ बहनें जो हैं उनके आशीर्वाद से ही आज मैं इतना यहाँ इस पद तक पहुंचा हूं। तो तमाम मेहमान जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और साथ ही आपको बता दें लगभग 8 से 9,000 लोगों को यहाँ पर इस शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया है। पहली बार 4,000 से ज्यादा मेहमान थे, दूसरे शपथ ग्रहण में 8,000 से ज्यादा मेहमान थे, और तीसरे शपथ ग्रहण में 9,000 लगभग कहा जा रहा है कि मेहमान जो है आएंगे, जिसमें श्रमजीवी होंगे,
जाहिर सी बात है जो मंत्री चुने गए हैं, सांसद भी होंगे, उनके परिवार भी होंगे और तमाम डिग्निटरीज भी होंगी और कुछ विदेशी मेहमानों को भी खासतौर से न्योता गया है। तो विदेशी मेहमान भी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस मौके को जब ऐतिहासिक आप कह रहे हैं तो आप इसे इतिहास से जोड़कर देखेंगे, क्योंकि लगभग 6 दशक बाद यानी कि 1962 के बाद ऐसा हो रहा है जब जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली थी और उनके बाद नरेंद्र मोदी के नाम ये इतिहास दर्ज होने जा रहा है जब तीसरी बार जनता का जनादेश उन्हें मिला है। हालांकि जितनी उम्मीद नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, उनकी पार्टी की तरफ से की गई थी, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हो पाई। बहुमत से बीजेपी जरूर पीछे रह गई, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला है और एनडीए पूरी बहुमत के साथ सरकार का गठन फिलहाल करते हुए नजर आ रहा है। और इस जीत के नायक के तौर पर अगर आप समीर जी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी का ही वो चेहरा होगा जिसके समर्थन में या जिसके चेहरे पर जनता ने ये मैंडेट दिया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में भी स्टार प्रचारक थे, उन्हीं के नाम पर मैंडेट मिला था। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें जो आई थी प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज और उनके चेहरे पे आई थी, और 2024 का चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा गया था। जिस तरीके से आपको एक बीच में रोक रही हूं क्योंकि निर्मला सीतारमण को लेकर हमारी टीम ने कुछ डेटा इनपुट हमें दिया है। मोदी 2.0 में देश के वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाली निर्मला सीतारमण को इस बार भी कैबिनेट में जगह मिली है। मोदी 1.0 में रक्षा और वाणिज्य मंत्रालय संभाल चुकी निर्मला को मोदी 3.0 में भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि पहले कई तरह के कयास जो हैं वो लग रहे थे कि कॉल आएगा, देर से आएगा, क्या होगा, लेकिन निर्मला सीतारमण का कामकाज जो है, देखिए वित्त मंत्रालय हैंडल करना आसान नहीं होता। महंगाई हो, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं, फैक्टर्स चाहे कितने भी हों, लेकिन सारा ठीकरा जो है वो वित्त मंत्री के सर फूटता है। और निर्मला सीतारमण जी के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। 2014 में जब उन्हें मंत्री बनाया गया तो वो राज्यसभा की सांसद भी नहीं थी। तो अरुण जेटली ने उन्हें फोन किया कि आप मंत्री बन रही हो। उसके 10 मिनट बाद राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने फोन किया कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है। तो निर्मला जी ने कह दिया, हाँ अरुण जेटली जी का मुझे फोन आ गया था 5 मिनट पहले, उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं मंत्री बन रही हूँ। तो राजनाथ सिंह को बड़ा बुरा लगा कि भाई मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सबको फोन कर रहा हूँ, अरुण जी ने पहले फोन करके निर्मला जी को क्यों बता दिया कि उन्हें बनाया जा रहा है। और निर्मला जी को लिया था। उसके बाद देखिए निर्मला जी बड़े पोर्टफोलियो संभाले, रक्षा मंत्री देश की रही है, बेहतर मतलब पहली रक्षा मंत्री महिला बनी, अच्छा प्रदर्शन किया, वित्त मंत्री के रूप में भी एक लंबा कार्यकाल रहा है और किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रही। आप देखिए निर्मला सीतारमण का न कभी कोई ऐसा बयान आया है, डेडिकेटली काम करती है, शांत रहती है, डाउन टू अर्थ रहती है। संजीव जी, जो हम चीन को पछाड़ने की बात कर रहे हैं और ट्रिलियंस में अपनी इकोनॉमी को ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यही कंटिन्यूटी आपको लगता है कि बरकरार रखेंगे मोदी जी? मुझे पता है सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अटकलें कयास जब तक। सबसे बड़ा सरप्राइज तो चीन को पछाड़ देना होगा, जो कहीं दूर दूर तक होराइजन में नहीं, होराइजन में नहीं, सपना भी नहीं है निकट भविष्य में। तो वो इतना फर्क है हमारे से, 3-4:1 से चाइना आगे है। और बट आई थिंक ये मैं कह ही रहा हूँ लगातार कि निर्मला सीतारमण ही मेरे हिसाब से वित्त मंत्रालय संभालेंगे, क्योंकि इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा जो काम आने वाला है सरकार का, वो बजट बनाने का है। और बजट 1 महीने के अंदर अंदर पेश होना है, तो उसमें जो कंटिन्यूटी का प्रोसेस है वो निर्मला सीतारमण बखूबी निभाती है। और निर्मला सीतारमण की जो दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी थोड़ी अग्रेसिव लगती हैं या कुछ ऐसी बात बोलती हैं, लेकिन एक्चुअली वो कभी भी हिरार्की जंप नहीं करती। वो बिल्कुल अपनी जगह जानते हुए उसके साथ बड़ी नॉर्मल रहती हैं, सहज मेरा फेवरेट शब्द है। तो वो भी उनका बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कभी अरुण जेटली को जंप करने की कोशिश नहीं की और उसका उनको लगातार आज तक फायदा मिल रहा है कि वो अपनी पैकिंग ऑर्डर जानती हैं, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करती, उसको कभी क्रॉस नहीं करती, जो कई अन्य बीजेपी के नेताओं की प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग जो कुछ चाह रहे हैं कि उनको वित्त मंत्रालय बन जाए, मिल जाए। तो निर्मला सीतारमण नॉट ओनली कंटिन्यूटी बट एक बड़ी काबिल पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी है। अपने मतलब उनकी जो अपवर्ड्स मैनेजमेंट है, अपने सीनियर्स को मैनेज करने की क्षमता, वो बहुत अच्छी है। और सीसीएस की बात, महिला चेहरा और वित्त मंत्री के तौर पे महिला चेहरा, और काबिल तो है ही। बट ये सब जो है ना भाई, आपको अपने बॉसेस को मैनेज करना हम सब जानते हैं, हम सब ने काम करते हैं, वो सबसे एक चैलेंजिंग टास्क होता है। अब देखिए, आप सहजता की बात कर रहे हैं, अब ऐसे नेता की बात कर लेते हैं जिन पर यह शब्द तो शायद सूट नहीं करता है। बिहार में बीजेपी के कोटे से फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी की छवि वाले गिरिराज सिंह एक बार फिर मंत्री बन रहे हैं। बिहार के बड़े भूमिहार नेता हैं, उनका नाम इसमें शामिल है। लगातार दूसरी बार बेगूसराय से जीतकर संसद पहुंचे हैं। 2014 में गिरिराज सिंह नवादा से जीते थे, 19 और 24 में वो बेगूसराय से जीतकर संसद में पहुंचे हैं।
चलिए, तो बिहार में जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं गिरिराज सिंह जो हैं। उनकी बयानबाजी जो है हिंदुत्ववादी चेहरा, और हमेशा ऐसे बयान जो कंट्रोवर्सीज जो हैं वो ज्यादा बटोर ले जाते हैं, लेकिन फिर से मंत्रिमंडल में जगह बना दी, भले ही ग्राउंड पर हिंदू मुस्लिम चला हो या ना चला हो। मैं तो गिरिराज सिंह को एक लूज कैनन की तरह से देखता हूँ, कब कहाँ फट जाए वो गोला। इनकी भी जरूरत होती है मंत्रिमंडल बिल्कुल जरूरत होती है। जैसे पॉलिटिक्स तो भाई शिवजी की बारात की दुनिया है, उसमें हर तरह के लोग होने चाहिए। आपके पास अनप्रिडिक्टेबल लोग भी होने चाहिए, प्रिडिक्टेबल लोग भी होने चाहिए, आपके पास हनुमान भी होने चाहिए, आपके पास विभीषण भी होना चाहिए। तो हर तरह तो हनुमान का पोर्टफोलियो भी डिस्कस करना चाहूंगी मैं। नहीं, तो ये मोदी जी के हनुमान थे जब नीतीश कुमार से उनका संघर्ष चल रहा पर अब तो नए हनुमान मिले, ऊपर नीचे 100% स्ट्राइक रेट के साथ वाले हनुमान मिले। चिराग युवा भी पासवान। हैं, हाँ, युवा हैं, पासवान वोटों पर तो पकड़ हनुमान है। कहते हैं मोदी। उन्होंने तो अपने वो स्वयंभू हनुमान घोषित किया है, ओरिजिनल पेशेंस हनुमान बहुत तो जो है देखना वही पड़ेगा चिराग रहेंगे। पासवान को। जब पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बना दिया गया, उन्होंने पार्टी पूरी ले ली, केंद्र में मंत्री बन गया, उसके बाद भी उन्होंने अपना धैर्य और संयम नहीं खोला। मकान उनसे चिराग पासवान से खाली करवा लिया गया था जिस तरीके से, उसके बाद भी उन्होंने अपना चिराग पेशेंस नहीं खोला। पासवान पे आगे चर्चा करेंगे, आप डिटेल बताइएगा, लेकिन बेगूसराय से जीते गिरिराज सिंह पर हम चर्चा कर रहे हैं। इनके बारे में भी जरा बताइए, इनका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, जिस तरीके की इनकी प्रवृत्ति है या जिस तरीके से बयान देते हैं, कभी भी कहीं भी खुलकर बोलते हैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर। क्या इनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब ये जीत कर आए थे, पहले बार इनको मंत्री नहीं बनाया था, तो अमित शाह जी के पास पहुंच गए कि मैंने तो इतना बढ़िया बयान दिया था कि जो मोदी जी को पसंद नहीं करते वो पाकिस्तान चले जाए। उसके बाद भी पार्टी ने मेरे हिंदुत्व को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो अमित शाह जी हंस दिए। तो उन्होंने कहा था नहीं, मोदी जी ध्यान रखेंगे। पार्टी के बड़े नेता है, बोलते रहते हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी है। कन्हैया कुमार इनको हराने गए थे, वहाँ पर कन्हैया कुमार हार गए, मतलब और भूमिहार के बड़े नेता हैं। मुझे लग रहा है कि पार्टी के अंदर गिरिराज सिंह जी का एक अलग रोल है। मतलब बिहार की अगर राजनीति देखोगे सरकार में तो कैसा रोल है? एज अ मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर भी अच्छा रोल है। मुझे आइडिया नहीं, अगर मंत्रालय के रूप में अगर परफॉर्म नहीं करते तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्पष्ट है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर वो कोई भी हो, वो उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं। लेकिन भूमिहार, दो भूमिहार, पहले कहा जा रहा था कि जो जाति बीजेपी रिप्रेजेंट करेगी उसको जेडीयू नहीं करेगी, और जो जेडीयू करेगी उसको बीजेपी नहीं करेगी। मुझे लग रहा है वो फॉर्मूला नहीं मान रहे हैं। बहरहाल आपके पास आऊंगी, लौटूंगी। जोधपुर से सांसद चुने गए गजेंद्र सिंह शेखावत भी मोदी 3.0 में राजस्थान कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शेखावत दोनों बार मोदी सरकार में कैबिनेट में शामिल रहे हैं। मोदी 1.0 में शेखावत जहां कृषि एवं किसान राज्य मंत्री थे, वहीं 2.0 में उन्हें जल शक्ति मंत्री का कार्यभार दिया गया। ऐसी उम्मीद है कि नए मंत्रिमंडल में भी उन्हें कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिल सकता है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें संजीव जी, तो इनकी खूबी तो ऐसे ही याद की जाती है कि ये अशोक गहलोत को उनके गढ़ में हराकर या उनके गढ़ में जीत कर आते हैं, यही इनके साथ जाता था। अब की बार तो अशोक गहलोत वो गढ़ छोड़ के ही भाग गए, वैभव गहलोत। वैभव को लेके वहां चले गए जालोर। पिछले चुनाव में इन्होंने वैभव गहलोत को हराया था। और क्या जो यंग चेहरे हैं बीजेपी के, उसमें से एक चेहरा है जिसकी पीठ पे हाथ रखा है शीर्ष नेतृत्व ने 2014 से। 2014 और 19 के बीच में तो इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था बीजेपी के राज्य राजस्थान अध्यक्ष की तरह, जिसका वसुंधरा ने विरोध करके नाम कटवाया। लेकिन तो वसुंधरा ने विरोध करके नाम कटवाया, इसलिए 19 में इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया दिल्ली वालों ने। तो ये जो पॉलिटिक्स चली कि वसुंधरा को उसकी जगह दिखाने के लिए भी गजेंद्र का कद जो है लगातार बढ़ाया गया। लेकिन काबिल नेता है, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए जोधपुर विश्वविद्यालय के, पुराने भैरव सिंह जी के अनुयायी है, और एक सुलझे हुए डिसेंट अच्छा चेहरा मोहरा, एक मतलब अच्छी शख्सियत है, मजबूत है। लेकिन जनाधार जोधपुर के आसपास तक का ही है। जमीनी स्तर के नेता नहीं, मतलब राजस्थान में अगर माना जाए कि जोधपुर में जमीनी स्तर के मतलब राज्य के नेता नहीं, लेकिन पढ़े लिखे अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा करते हैं पार्टी के लिए, तो मुझे लगता है कि उनको बनना था। और परफॉर्मेंस जल मंत्रालय जो है वो भी अच्छे रहे। जल मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, कि हर घर नल जल से पहुंचाने की योजना रही है। राजस्थान को जल से समस्या बहुत प्रेडिक्टेबल रहा है बीजेपी में रिप्रेजेंटेशन। अर्जुन मेघवाल भी 3rd टाइम मिनिस्टर बनेंगे, ये गजेंद्र शेखावत भी 3rd टाइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ओम बिरला ड्रॉप हो गए। ओम बिरला मतलब ड्रॉप मतलब स्पीकर भूपेंद्र यादव अब पहली बार आए मिनिस्टर बन रहे हैं। कैबिनेट में तो नाम नहीं है, तो क्या ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाया जाएगा या ओम बिरला एक सांसद के रूप में रहेंगे? अभी ओम बिरला की भूमिका तय हुई नहीं है, मुझे लग रहा है उन्हें भी। भूपेंद्र यादव का भी आपने जिक्र किया है। भूपेंद्र यादव को राज्यसभा छोड़ के मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। मोदी और अमित शाह दोनों के पसंद माने जाते हैं और संगठन के भी मजबूत आदमी है, तो कुछ मजबूत पोर्टफोलियो। कई बड़े चुनाव उन्होंने जितवाए हैं बीजेपी को एज चुनाव के प्रभारी होकर। यूपी चुनाव में प्रभारी थे एक बार, गुजरात तो ऑर्गेनाइजेशनल उनकी अच्छी क्षमता है। अरुण जेटली के पुराने सहयोगियों में से एक थे, फिर धीरे धीरे वो अमित शाह और मोदी जी के भी नजदीक आ गए अब, और उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है
राजनीति और बहुत ही जिनकी छवि काफी हद तक बेदाग, बिल्कुल ही बेदाग है। अच्छे लॉयर बहुत हैं और लीगल अच्छी मैटर भी छवि काफी वाले पार्टी के नेता देखते हैं। हैं। वो अच्छे लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट में लीगल मैटर देखते हैं। संगठन के अंदर अमित शाह के साथ रणनीति बनाने के अंदर चुनाव कैसे लड़वाना है, क्या करना है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहती है। इलेक्शन कमीशन पूरा वही देखते हैं, जो इलेक्शन कमीशन को जो भी मतलब लेटर जाता है चुनाव के समय या जो भी है, वो भूपेन्द्र यादव देखते हैं। ठीक है, ये तो वो राज्य हो गए जहां बड़ी आसानी से नेताओं को चुन लिया गया है। अब कुछ ऐसी बात भी करेंगे जो अभी मंत्रिमंडल को लेकर बात नहीं बन पा रही है और बाकायदा उन नेताओं ने इस शपथ ग्रहण में शामिल होने से मना कर दिया है, मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे हैं। एनसीपी अजीत गुट मोदी कैबिनेट में क्यों शामिल नहीं हो पा रहा है, इस पर प्रफुल्ल पटेल ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। उनकी बात आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।